जय संविधान, जय विज्ञान दोस्तों। यूनिवर्सिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने फिर से आए हैं। मेरा नाम है ऋषिराज सिंह और आज मैं आपको बताऊंगा लीगल एजुकेशन के बारे में। हम चर्चा करेंगे कि लॉ के विषय में क्या पढ़ाया जाता है और हमें कानून या विधि की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। हमारे दर्शकों की सुविधाओं के लिए हमने हमारी चर्चा को 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम चर्चा करेंगे कि कानून क्या है और हमें कानून की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। दूसरे भाग में हम यह चर्चा करेंगे कि लॉ में जाने के क्या क्या रास्ते हैं और इसमें सबसे बेहतर रास्ता कौन सा है। तीसरे भाग में हम कानून की पढ़ाई और योग्यता और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा के चौथे भाग में हम यह बताएंगे कि कानून की पढ़ाई के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। वीडियो के आखिर में मैं मुख्य बिंदुओं पर फिर से प्रकाश डालूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और यह समझते हैं कि कानून क्या है और हमें कानून की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। सरल भाषा में समझें तो कानून की पढ़ाई में हम नियमों के बारे में पढ़ते हैं जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी पढ़ते हैं कि समाज में रह रहे नागरिकों का राज्य के साथ या स्टेट के साथ किस तरह के संबंध होते हैं, यानी किस सीमा तक सरकारें या राज्य सरकारें नागरिकों के जीवन को नियंत्रित कर सकती हैं और अगर वह उस सीमा को लांघती हैं या क्रॉस करती हैं तो हमें न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी से क्या राहत या रिलीफ मिल सकती है। इसी के साथ साथ हम यह भी पढ़ते हैं कि राज्यों के जो अंग होते हैं जिसे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट कहा जाता है, जैसे कि विधायिका जहां कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका जहां कानून लागू किए जाते हैं और अमल में लाए जाते हैं, और न्यायपालिका जहां कानूनों को उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाता है। इन सभी अंगों का, इन सभी ऑर्गन्स का आपस में क्या रिलेशनशिप या क्या संबंध होना चाहिए और उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए। अब हम यह समझते हैं कि कानून की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए और यह पढ़ाई पूरी करने के बाद हमारे पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले तो कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद व्यक्ति एक क्वालिफाइड लॉयर बनती या बनता है, लेकिन लॉयर और एडवोकेट में फर्क है। लॉयर लीगल एडवाइस दे सकते हैं, यानी कानूनी सलाह दे सकते हैं, वो लीगल नोटिस भेज सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का काम भी ले सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट में बहस नहीं कर सकते। कोर्ट में बहस करने के लिए व्यक्ति को एडवोकेट यानी अधिवक्ता बनना पड़ता है। उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जाम को पास करना पड़ता है। इसके बाद उसे कोर्ट में बहस करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब हम आते हैं सरकारी नौकरियों पर। हम में से ज्यादातर लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं क्योंकि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, किसी भी विषय के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्जाम लिख सकते हैं, जिसमें लॉ ग्रेजुएट भी शामिल हैं। लेकिन लॉ ग्रेजुएट साथ साथ एक और परीक्षा लिख सकते हैं जिसका नाम है पीसीएसजे, मतलब प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशरी। इस परीक्षा के जरिए आप सिविल कोर्ट में जज बन सकते हैं। कोई और व्यक्ति यह परीक्षा नहीं दे सकता, इसीलिए लॉ ग्रेजुएट्स यूपीएससी और पीसीएसजे दोनों की परीक्षा लिख सकते हैं। इसीलिए आपके करियर के लिहाज से कानून की पढ़ाई एक बेहतर विकल्प हो सकती है, लेकिन साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी दिलचस्पी कानून की पढ़ाई में हो, तभी आपको कानून पढ़ने में मजा आएगा। आइए अब जानते हैं कि लॉ की पढ़ाई कैसे करें। भारत में लॉ की पढ़ाई 2 तरीकों से होती है। इसमें पहला तरीका है कि आप पहले किसी विषय में 3 साल का ग्रेजुएशन करें और उसके बाद 3 साल का एलएलबी कोर्स करें। यह एक पारंपरिक तरीका है, लेकिन इसके अलावा आप सीधे 12वीं के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स भी कर सकते हैं, जिसे बीए एलएलबी ऑनर्स के नाम से जाना जाता है। इस कोर्स को 1986 में शुरू किया गया ताकि लीगल एजुकेशन को और मॉडर्नाइज या आधुनिक बनाया जाए। और इसका सबसे ज्यादा फायदा यह है कि आपका 1 साल बच जाता है। अगर आप 3 साल का बीए और 3 साल का लॉ करेंगे तो टोटल आपको 6 साल लगेंगे, लेकिन इंटीग्रेटेड 5 ईयर लॉ कोर्स में आपका 1 साल बच जाता है। आप सीधे 12वीं के बाद लॉ फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन अक्सर 12वीं के बाद कुछ लोग तय नहीं कर पाते कि उन्हें कौन सा कोर्स करना है। इसीलिए कई लोग अन्य विषयों में ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद भी 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं।
LLB की डिग्री हासिल करने के बाद आप कानून में ही मास्टर्स कर सकते हैं, जिसे LLM भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि एडमिशन कैसे होता है। 12वीं के बाद 5 साल के BA LLB ऑनर्स में दाखिला लेना हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल के LLB कोर्स में, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी है, यानी दोनों कोर्स के लिए एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। 5 साल के कोर्स के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे CLAT के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पॉपुलर एग्जाम है। साथ ही साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, जिसे ILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। क्लैट के अंदर 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें से प्रमुख यूनिवर्सिटीज का नाम है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज कोलकाता और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। बाकी अन्य यूनिवर्सिटीज की लिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा रहे हैं, आप ज्यादा जानकारी के लिए वहां देख सकते हैं। अब जानते हैं कि एडमिशन लेने की क्या योग्यता है। क्लैट और ILET दोनों के लिए अनारक्षित वर्ग और OBC के लिए 12वीं में कम से कम 45% अंकों का होना जरूरी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 12वीं में न्यूनतम 40% अंक होना जरूरी है। यहां आपको यह बात भी समझनी होगी कि प्रतिनिधित्व का अधिकार देने वाले आरक्षण से एडमिशन के लिए भी न्यूनतम योग्यता होना जरूरी है और साथ ही एंट्रेंस एग्जाम में भी पास होना जरूरी है, यानी आरक्षण वाले कैंडिडेट्स को यूं ही एडमिशन नहीं मिल जाता। क्लैट, ILET दोनों का एग्जाम आमतौर पर मई महीने में होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से यह जून में आयोजित हो रहा है। इसके फॉर्म जनवरी से फरवरी के बीच में खुलते हैं और अमूमन अप्रैल के महीने तक भरे जाते हैं। फॉर्म्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप क्लैट की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसीलिए एग्जाम देते वक्त गलती कम से कम करें। वीडियो के इस सेक्शन में हम बात करते हैं लॉ कोर्स की फीस की। आमतौर पे लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्स की फीस काफी ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए NLU दिल्ली में 5 साल के लॉ कोर्स के लिए औसतन 8 से 9 लाख रुपए फीस जमा करनी पड़ती है, यानी सालाना करीब करीब 1.5 लाख रुपए आपको चुकाने होंगे। ये हॉस्टल और मेस की फीस मिलाकर है, यानी आपको हॉस्टल और मेस के लिए अलग से फीस नहीं देनी होगी। सरकारों ने लॉ जैसे जरूरी कोर्स की फीस लाखों रुपए बढ़ाकर गरीब तबके के लिए यह पढ़ाई किसी लग्जरी आइटम की तरह बना दी है। इतनी अधिक फीस देखकर क्या आप डर तो नहीं गए? आर्थिक तौर पे कमजोर तबकों के लिए यह रकम निश्चित तौर पर आशंकित करने वाली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वंचित तबकों के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स भी उपलब्ध हैं। यानी अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं या आप SC ST जैसे वंचित तबके से आते हैं तो इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आपको टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम नाम से स्कॉलरशिप प्रदान करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स नाम से मदद करती है। माइनॉरिटी के लिए भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है। NLU खुद भी कई तरीके के स्कॉलरशिप्स देते हैं। साथ ही NLUs कई बैंकों के साथ मिलकर सस्ती ब्याज दरों पर एजुकेशन लोन भी दिलवा देते हैं। स्कॉलरशिप पर सबसे ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिस्ट को देख सकते हैं। आर्थिक तंगी को अपने सपनों के बीच ना आने दें, कोशिश करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। तो हमने आज के वीडियो में यह जाना कि कानून की पढ़ाई क्यों जरूरी है। हमने आपको लॉ कोर्सेज से लेकर योग्यता, एंट्रेंस एग्जाम, लॉ यूनिवर्सिटी की लिस्ट, एडमिशन प्रोसेस और स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। चलते चलते हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप एक महिला हैं, आप आदिवासी समाज से आते हैं,
आप दलित समाज से आते हैं या एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, तो कानून की पढ़ाई ना सिर्फ आपको रोजगार व स्वरोजगार के अवसर देगी, बल्कि आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने में भी मदद करेगी।